बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 8 की। उसमें सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करवाते हैं एक्सरसाइज के। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाट फीचर्स डू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैव इन कॉमन विद ट्रांसवर्स वेव्स। कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव में कॉमन हैं। बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव के बारे में चैप्टर में आपको डिटेल से बता दिया गया है कि वो वेव्स जिनमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर मूव करें उनको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जिनमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करें वो ट्रांसवर्स वेव हैं, और जिनमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम वेव की डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करें, वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के अलॉन्ग मूव करें, उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हम स्ट्रिंग है उसके एक सिरे को बांध ले, दूसरे सिरे को अपने हाथ में पकड़ कर ऊपर नीचे मूव करें तो उसमें वो ट्रांसवर्स वेव पैदा हो रही होती हैं, और साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो तो ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में कॉमन फीचर कौन से हैं। बच्चों, कॉमन फीचर में सबसे पहली बात तो ये है कि बोथ आर मैकेनिकल वेव्स, के दोनों की दोनों मैकेनिकल वेव्स हैं, यानी दोनों मीडियम डिपेंडेंट हैं। दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। के लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हों या ट्रांसवर्स वेव हों, जिस तरह मैंने मिसाल दी कि ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग में पैदा होने वाली वेव समझ लें जब स्ट्रिंग को आप अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव्स हैं। ये दोनों मीडियम डिपेंडेंट वेव्स हैं, यानी इनको अपनी प्रोपागेशन के लिए मीडियम चाहिए, तो इस तरह से ये दोनों की दोनों मैकेनिकल वेव्स हैं। दूसरी बात यह है कि बोथ वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। दोनों वेव्स में एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसवर्स हों या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हों, इनमें एनर्जी तो ट्रांसपोर्ट होती है लेकिन मीडियम आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होता। मीडियम के पार्टिकल वहीं पर अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे मूव करते रहते हैं। तीसरा इनमें कॉमन पॉइंट यह है कि बोथ डिस्टर्ब द मीडियम थ्रू विच दे ट्रैवल। दोनों उस मीडियम को जरूर डिस्टर्ब करती हैं जिसमें से ट्रैवल करती हैं। जिस तरह से ट्रांसफर वेव अगर आप स्ट्रिंग में पैदा कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में डिस्टर्बेंस यानी उस मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा होगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अगर आप साउंड वेव्स की एग्जांपल लेते हैं तो वो एयर में अगर ट्रैवल करें तो एयर में डिस्टर्बेंस पैदा होगी एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर। चौथा पॉइंट बच्चों ये है कि दोनों के ऊपर एक रिलेशन है v इक्वल टू एफ लैम्डा, ये जरूर होल्ड करेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव्स हैव कॉमन फीचर फॉलोइंग कॉमन फीचर्स। कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में फॉलोइंग कॉमन फीचर्स हैं। नंबर 1 कि दोनों की दोनों मैकेनिकल वेव्स हैं, बोथ आर मैकेनिकल वेव। बोथ ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। दोनों एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है, मैटर या मीडियम को ट्रांसपोर्ट नहीं करती। बोथ डिस्टर्ब द मीडियम थ्रू विच दे ट्रैवल। दोनों उस मीडियम को डिस्टर्ब करती हैं जिसमें से ये ट्रैवल करती हैं। बोथ सेटिस्फाई द रिलेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों, जिन क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा होगा ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है और बाकी आपको ऑप्शनली मैं करवा रहा हूँ। 8.3 ये है कि इज इट पॉसिबल फॉर दी टू आइडेंटिकल वेव्स, क्या ये मुमकिन है आइडेंटिकल वेव्स के लिए ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, जो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें अलोंग अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में, एंड गिव राइज टू द स्टेशनरी वेव्स, और स्टेशनरी वेव्स को बना दें। तो ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्या ये मुमकिन है कि दो आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवल करें सेम डायरेक्शन में एक स्ट्रिंग में और वो स्टेशनरी वेव बना दें। देखो, स्टेशनरी वेव्स के लिए दो कंडीशन है कि टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी बट ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कि दो वेव्स हों सेम फ्रीक्वेंसी की हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो फिर वो सुपरपोज करें तो कौन सी वेव्स बनेगी, हमारे पास उनका रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा, स्टेशनरी वेव्स। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि दो आइडेंटिकल वेव ट्रैवल करें सेम डायरेक्शन में, यानी सेम फ्रीक्वेंसी और आइडेंटिकल वेव्स हो सेम फ्रीक्वेंसी की सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें, अगर वो सुपरपोज करेंगी तो स्टेशनरी वेव्स नहीं बनेगी बल्कि उनकी सुपरपोजिशन का जो रिजल्ट होगा उसको हम इंटरफेरेंस कहेंगे। तो इसका आंसर आप सिर्फ ये लिखेंगे कि नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द टू आइडेंटिकल वेव ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। कि अगर दो आइडेंटिकल वेव हो ट्रैवलिंग कर रहे हो सेम डायरेक्शन में, देन दे विल नॉट गिव द स्टेशनरी वेव, दे विल गिव द इंटरफेरेंस फॉर स्टेशनरी वेव। और स्टेशनरी वेव के लिए टू वेव्स मस्ट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी बट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट। बच्चों, नेक्स्ट 8.4 है, ये ऑप्शनली आपको करवाए जा रहे हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने जिनके रिलेटेड टॉपिक चूंकि पढ़े हुए हैं तो लिहाजा वो आपको ऑप्शनली मैं करवा रहा हूँ। A wave is produced along a stretched string. एक वेव है जो स्ट्रेच स्ट्रिंग में पैदा हुई। सम ऑफ इट्स पार्टिकल परमानेंटली शो जीरो डिस्प्लेसमेंट। कुछ इसके पार्टिकल हैं वो परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ वेव इज इट, ये किस किस्म की वेव।
देखिए अगर आपने स्ट्रेच स्ट्रिंग में एक वेव पैदा की और उसके कुछ पार्टिकल परमानेंटली जीरो पे है ना, जीरो डिस्प्लेसमेंट पे है, तो वो है स्टेशनरी वेव। उन्होंने पूछा ना व्हाट टाइप ऑफ वेव इज इट, तो आंसर आप देंगे इट विल बी अ स्टेशनरी वेव, कि एक स्टेशनरी वेव होगी। एंड द पॉइंट्स व्हिच शो परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट, और वो पॉइंट जो परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे होते हैं ना, दीज आर नोन एज नोड्स, इनको नोड्स कहते हैं। क्योंकि स्टेशनरी वेव्स ये वो वेव्स हैं जिनमें कुछ पॉइंट्स जो होते हैं ना वो कभी मूव नहीं करते, और उनको हम नोड्स कहते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा कि इट विल बी स्टेशनरी वेव, कि ये स्टेशनरी वेव होगी, एंड द पॉइंट्स व्हिच शो दिस परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट उनको आप नोड कहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शनल एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, वो है जी 8.5 एक्सप्लेन द टर्म क्रस्ट ट्रफ नोड एंड एंटी नोड, के क्रस्ट ट्रफ नोड और एंटी नोड को डिफाइन करें। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है ये, चूंकि बेसिक डेफिनेशन है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, तो ये जरूर याद रखिएगा। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। क्रस्ट पोर्शन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, के ट्रांसवर्स वो वेव्स का ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उनमें हमने इनकी डेफिनेशन की थी कि पोर्शन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट, एंड पोर्शन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज ट्रफ। कि ट्रांसवर्स वेव के वो हिस्से जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर होते हैं उनको क्रस्ट कहते हैं, और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे होते हैं उनको हम ट्रफ कहते हैं। नोड और एंटी नोड के भी आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। नोड ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है स्टेशनरी वेव में जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो हो लेकिन स्ट्रेन मैक्सिमम हो, क्योंकि जाहिर है कि क्योंकि यहाँ इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव आ रही होती है, तो इंसिडेंट वेव यहाँ आके टकराती है, रिफ्लेक्टेड यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, स्ट्रेन जरूर आती है, तो स्ट्रेन इज मैक्सिमम होती है। और एंटी नोड का मामला उलट है, वहां पर एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम हो जाती है, एम्पलीट्यूड वैसे उनकी चेंज होती रहती है, मैक्सिमम भी हो जाती है, लेकिन स्ट्रेन नहीं आती क्योंकि वो मूव कर जाते हैं। तो बस नोड और एंटी नोड की डेफिनेशन ये लिखोगे कि पॉइंट्स इन द स्टेशनरी वेव वेयर एम्पलीट्यूड इज जीरो स्ट्रेन इज मैक्सिमम आर कॉल्ड नोड, एंड पॉइंट्स इन द स्टेशनरी वेव वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम बट स्ट्रेन इज मिनिमम, उनको हम एंटी नोड कहेंगे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन 8.6 है, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, और ये क्वेश्चन इस तरह से है कि व्हाई डज साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड देन इन गैसेस, कि साउंड ट्रैवल करती है फास्टर सॉलिड में देन इन गैसेस, गैसेस की निस्बत। ये हमारा टॉपिक था, पहला लॉन्ग क्वेश्चन था इस चैप्टर का, जिसका नाम था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। उसमें जहाँ फार्मूला लिखा हुआ v इज इक्वल टू ई ओवर रॉ अंडर रूट, उसके बाद भी आप लोग ये इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, वहाँ भी दी गई है, वो भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ ब्रीफली मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड देन इन गैसेस बिकॉज v इज इक्वल टू ई ओवर रॉ स्क्वायर रूट होता है। जिसका इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा होगा ना, उसकी में स्पीड ऑफ साउंड भी ज्यादा होगी। अगर दो डिफरेंट मीडियम हो ना, तो उनको इलास्टिक मॉडुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी जिसको कहते हैं। तो चूंकि सॉलिड का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है तो उनमें स्पीड ऑफ साउंड भी ज्यादा होगी। गैसेस का इलास्टिक मॉडुलस ही कम होता है तो उनमें स्पीड ऑफ साउंड भी कम होती है, यानी जो स्पीड है ना साउंड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलास्टिक मॉडुलस के स्क्वायर रूट के। तो आंसर ये दिया जाएगा कि स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ गैसेस बिकॉज इलास्टिक मॉडुलस फॉर सॉलिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गैसेस। ये फार्मूले जरूर लिखें, v इज इक्वल टू यू और स्क्वायर रूट हो जाएगा, v प्रोपोर्शनल हो जाएगा e स्क्वायर रूट के। अच्छा, वहां पर मैंने आपको फिगर्स की मदद से समझाया था कि सॉलिड, वो भी आप आंसर लिख सकते हैं कि सॉलिड मॉलिक्यूल चूंकि मच क्लोजर होते हैं, एनर्जी इजीली ट्रांसफर करते हैं, तो इसलिए उनमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है, और गैसेस के मॉलिक्यूल में चूंकि गैप्स होते हैं तो इजीली एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, तो उनमें स्पीड ऑफ साउंड कम रहती है। तो वो आंसर भी लिखा जा सकता है, ये फार्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। 8.7 नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, और इसमें हमसे पूछा जाए कि हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, के बीट्स जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने में हमारी कैसे हेल्प करते हैं। देखें, ये बीट्स वाला टॉपिक है, डिटेल में आपको सारा मैंने पढ़ाया हुआ है। बीट्स वाला टॉपिक आप देखें, उसका लास्ट पैराग्राफ है, वो फिगर्स बना के मैंने आपको समझाई हुई है सारी बात, और उसको आप चेक करें ज़रा, उसमें आपको सारा आंसर मिल जाएगा। चूंकि टॉपिक पहले समझाया जा चुका है तो उसमें ये आंसर आप कंसल्ट कर सकते हैं। बीट्स वाला टॉपिक है हमारा, और उसका लास्ट पैराग्राफ जो है वो आपने इसके लिए रीड करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो मजीद उसमें से पूछ सकते हैं, वैसे टॉपिक में वो बात सारी समझा दी थी। 8.9 शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8.9 इस तरह से कि एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्टेंट एक्सप्लोजन के दूर दराज धमाके की वजह से एन ऑब्जर्वर सेंसेस ग्राउंड ट्रेमर, एक ऑब्जर्वर को जमीन में लर्जिश महसूस होती है। देन हियर्स द एक्सप्लोजन, फिर धमाका सुनता है। एक्सप्लेन द टाइम डिफरेंस बताएं। देखिए, अगर कोई दूर दराज धमाका होता है तो जो ऑब्जर्वर है उसको पहले जमीन में लर्जिश महसूस होती है, फिर धमाका सुनता है। इसकी टाइम डिफरेंस क्यों आता है? इसकी वजह ये होती है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ना, v इज इक्वल टू यू अंडर रूट, v प्रोपोर्शनल होता है e स्क्वायर रूट के। अच्छा, मसला ये है कि जो साउंड डिस्टेंट एक्सप्लोजन की वजह से जो आवाज पैदा होगी ना, वो दो रास्ते इख्तियार करेगी, सॉलिड ग्राउंड में से भी और एयर में से। चूंकि सॉलिड ग्राउंड, जैसे कि हमने अभी पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में बताया कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है, तो वो साउंड जो ग्राउंड के जरिए आ रही है ना, वो पहले आएगी, उसकी वजह से उसको जमीन में लर्जिश महसूस होगी, ग्राउंड ट्रेमर महसूस होगा। लेकिन चूंकि आवाज बाद में आएगी,
तो देन हेयर द एक्सप्लोजन, फिर उसको धमाका सुनेगा, क्योंकि एयर्स के जरिए जो साउंड ट्रैवल करते हुए उस तक पहुंचेगी वो देर से आएगी, तो इसलिए इट क्रिएट द टाइम डिफरेंस, तो टाइम डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो आंसर ये लिखा जाएगा कि एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्टेंट एक्सप्लोजन, के दूर दराज धमाके की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी, अडॉप्ट टू पाथ, दो रास्ते इख्तियार करेगी, थ्रू द सॉलिड ग्राउंड एंड आल्सो थ्रू द एयर। लेकिन चूंकि सॉलिड ग्राउंड वाली जल्दी पहुंच जाएगी देन दैट ऑफ एयर, दैट्स व्हाई द टाइम डिफरेंस इज क्रिएटेड, इसलिए टाइम डिफरेंस जो है ना वो क्रिएट होता है, जनरेट हो जाता है। तो इसमें फार्मूला भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 8.10। हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि वाई एक्सप्लेन वाई द साउंड ट्रैवल फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर, कि साउंड जो है वो वार्म एयर में ज्यादा तेजी से क्यों ट्रैवल करती है कोल्ड एयर की निस्बत। देखें, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का फार्मूला हम लोगों ने इसी से आगे बना लिया था, लैप्लेस करेक्शन के बाद बना था v इक्वल टू गामा पी ओवर रॉ अंडर रूट। अब यहाँ हमें जो गामा और पी का तो स्पीड ऑफ साउंड पे असर ही नहीं पड़ता इन एयर पे, तो v जो है ना वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे फॉर एयर। एयर के लिए यही फार्मूला होल्ड करेगा, v इक्वल टू गामा पी ओवर अंडर रूट। लेकिन गामा और p चूंकि ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को इफेक्ट नहीं करते, तो p जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब आपको सिर्फ ये देखना कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगी, जिसकी डेंसिटी कम है उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब डेंसिटी ज्यादा जो होती है ना वो कोल्ड एयर की होती है, क्योंकि कोल्ड एयर जो होता है उसमें मॉइस्चर होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा, तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम है। वार्म एयर में चूंकि वो वार्म एयर गर्म हवा में मॉइस्चर बहुत कम होता है, तो उसमें चूंकि मॉइस्चर कम होता है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। तो पहले दोनों फार्मूला लिखेंगे और फिर बताएं कि एज दी डेंसिटी ऑफ वार्म एयर इज लेस देन दैट ऑफ कोल्ड एयर, क्योंकि डेंसिटी जो है ना वार्म एयर की कम है कोल्ड एयर से, तो चूंकि वार्म एयर की डेंसिटी कम है तो स्पीड ऑफ साउंड विल बी ग्रेटर इन वार्म एयर देन दैट ऑफ कोल्ड एयर, तो स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो वार्म एयर में ज्यादा होगी कोल्ड एयर की निस्बत। बच्चे ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्मार्ट सिलेबस में शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को स्टार उन पे लगाया हुआ है, वो तो आपने जरूर करने। कुछ ऑप्शनली करवाएं, चूंकि उनके रिलेटेड टॉपिक्स किए हुए थे तो उनका करना जरूरी था, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी भी आपको समझाना थी। तो ऑप्शनली जो करवाए गए हैं ऑप्शन के तौर पर, वो आप लोग की मर्जी, आप कर सकते हैं, बेहतर है तो उनको कर लें। लेकिन जो स्मार्ट सिलेबस वाले हैं, जो जो स्टार से हाईलाइट किए हुए, वो जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज।